तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने व्हाइट होल्स के बारे में जाना था और पिछले से पिछले एपिसोड में हमने ब्लैक होल्स के बारे में जाना था। तो आज हम समझ लेते हैं हॉकिंग थ्योरी रेडिएशन के बारे में। हॉकिंग थ्योरी रेडिएशन को जानने के लिए सबसे पहले आपको ब्लैक होल्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम कुछ हॉकिंग रेडिएशन के बारे में समझे, उससे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं। आप इवेंट होराइजन के बारे में तो जानते ही होंगे। इवेंट होराइजन जो ब्लैक होल का आउटर मोस्ट पार्ट है, जिसे हम देख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज़ जाती है वो कभी बाहर नहीं आती, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल रेंज इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी रेंज में आने वाली कोई भी चीज़ उसके अंदर चली जाती है और वापस कभी भी नहीं आ पाती। और जो आप उसका बाहरी तत्व देखते हैं उसको कहते हैं इवेंट होराइजन। एक रात स्टीफन हॉकिंग सोच रहे थे कि अगर लाइट रेज जो इवेंट होराइजन के अंदर जाती है और वो लाइट रेज जो इवेंट होराइजन के बाहर रहती हैं और जो वो कभी भी अप्रोच नहीं करती, इसका मतलब कि होल का एरिया इंक्रीज या फिर कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता। इसका मतलब कि होल जब तक कुछ ना कुछ अपने अंदर खींचता रहेगा तो उसका एरिया इंक्रीज होगा। अगर वो अपने अंदर कुछ भी नहीं खींचेगा तो वो कांस्टेंट रहेगा, वह कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। अगर दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाएं तो उनका इवेंट होराइजन का एरिया उन दोनों के इवेंट होराइजन के एरिया का सम होगा या फिर उनके सम से ज़्यादा होगा, वो कभी भी उससे कम नहीं होगा। यह प्रॉपर्टी ब्लैक होल की थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को फॉलो करती है। एंट्रोपिया को भी अब हम जान लेते हैं। आप यह सोच रहे होंगे एंट्रोपिया होता क्या है। एंट्रोपिया का मतलब होता है ऑर्डर या फिर लेस ऑर्डर। एंट्रोपिया को इंक्रीज होने का मतलब है कि कोई भी सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम में छोड़ दिया जाए तो वह कभी भी डिसऑर्डर फॉर्म में ही मिलेगा, ये कभी भी ऑर्डर फॉर्म में नहीं मिलेगा। लाइक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मैंने एक पानी का गिलास लिया, उसको मैंने टेबल से नीचे फेंक दिया तो वो अलग अलग पार्ट्स में बिखर गया, और इसी को कहते हैं हम डिसऑर्डर फॉर्म। वह ऑर्डर फॉर्म में तो आ नहीं जाएगा पहले जैसी फॉर्म में, इसीलिए कभी भी एंट्रोपिया डिक्रीज नहीं होता। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज जाती है वह एंट्रोपिया और ब्लैक होल के बाहरी एंट्रोपिया के इक्वल होती है या फिर उससे ज्यादा होती है। पर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप ब्लैक होल के अंदर तो देख ही नहीं सकते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका एंट्रोपिया इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसी सोच में स्टीफन हॉकिंग पड़े हुए थे, पर वह ये सोच रहे थे कि कैसे हम कैलकुलेट करें ब्लैक होल के बाहर से उसका एंट्रोपिया। तो उसी समय बाहर आते हैं ब्रिकम नाम के एक साइंटिस्ट, जिनका रिसर्च था ब्लैक होल का इवेंट होराइजन। और उन्होंने बताया कि हम ब्लैक होल के बाहर से एंट्रोपिया को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है तो उसके इवेंट होराइजन का एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट जो भी ब्लैक होल के अंदर जा रहा है तो उसका एंट्रोपिया इंक्रीज होगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। तो उनकी थ्योरी ने स्टीफन हॉकिंग के यह प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, पर उनके लिए एक और चैलेंज खड़ा हो गया था, क्योंकि वह सोच रहे थे अगर किसी भी चीज के पास एंट्रोपिया है तो उसके पास टेम्परेचर भी होगा, तो टेम्परेचर होगा तो वह रेडिएशन भी एमिट करेगा। पर आप सब लोग को और हम सब लोग को मालूम है कि कोई भी चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है तो वह कभी बाहर नहीं आ सकती, वो कैसे रेडिएशन एमिट कर सकता है। इसी चीज में अब स्टीफन हॉकिंग फंस गए थे। इसी सिलसिले में स्टीफन हॉकिंग काफी सारे साइंटिस्ट से मिले और उन सबकी कैलकुलेशन के हिसाब से ब्लैक होल रेडिएशन एमिट करता था। और
उन्होंने यह भी बताया कि ब्लैक होल का टेम्परेचर उसके मास पर डिपेंड होता है। जितना ब्लैक होल का मास ज़्यादा होगा उतना ब्लैक होल टेम्परेचर कम होगा, और इसी हिसाब से हमें यह भी पता लग गया कि वह रेडिएशन एमिट करता है। पर अभी तक सवाल यह बना हुआ था वह रेडिएशन कैसे एमिट कर सकता है। जो ब्लैक होल सिर्फ चीज़ों को अपने अंदर खींचना जानता है वो कैसे रेडिएशन बाहर फेंक सकता है। इसका आंसर हमें मिला क्वांटम थ्योरी से, जिसने बताया कि रेडिएशन ब्लैक होल से बल्कि इवेंट होराइजन से निकलता है, उसके आसपास की स्पेस से। जब हम कहते हैं एम्प्टी स्पेस का मतलब यह होता है कि स्पेस पूरी तरह खाली है, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी भी चीज को खाली कहते हैं तो इसका मतलब यह बनता है कि उसके आसपास की ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और अलावा जितनी भी फोर्सेज हैं वो सब जीरो हो। और हम ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं कि हमें उसकी फिक्स वैल्यू पता हो या फिर उसके समय के आने वाले चेंज के बारे में भी पता हो। और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज की पोजीशन और मोमेंटम का कभी भी एक साथ मेजर नहीं कर सकते, मतलब कि डेफिनेट वैल्यू नहीं बता सकते उसकी। और इसी हिसाब से स्पेस में भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती किसी भी चीज की, क्योंकि हम किसी की अभी वैल्यू और उसकी पोजीशन और एग्जैक्ट चेंज के बारे में डिफाइन एक साथ नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। तो चलिए अभी से एक और नए दृश्य के हिसाब से समझते हैं मैटर और एंटी मैटर की तरफ से। मैटर और एंटी मैटर एक वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं जो कुछ समय के लिए सेपरेट होते हैं और खुद ज्वाइन होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन्हें वर्चुअल पार्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्मल पावर डायरेक्टर से डिटेक्ट नहीं हो सकते। इनको डिटेक्ट करने के लिए इंडिटेक्ट इफेक्ट की जरूरत होती है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के एनर्जी में आए स्मॉल से स्मॉल चेंज को मेजर करने के लिए की जा सकती है। और यह इसलिए उसके इक्वल होता है कि उसके पार्टिकल में आए थ्योरेटिकल चेंज उसके प्रेडिक्शन के मैच कर जाते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यह भी प्रेडिक्ट करता है कि मैटर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ये वर्टिकल और मैटिकल के जैसे सिमिलर एग्जिस्ट करते हैं, और यह भी बताते हैं कि एक मैटर होता है और एक एंटी मैटर होता है और ये दोनों पेयर्स में रहते हैं। जिससे हमें ये पता लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, जो कि हमेशा पेयर्स में ट्रैवल करती हैं और ये कुछ देर के लिए सेपरेट होते हैं और वापस ज्वाइन होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हम इस बारे में समझ ही गए हैं कि अब कि मैटर्स और एंटी मैटर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो अब यह समझ और हमें यह भी पता लग गया है कि ये एक दूसरे से ज्वाइन होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि ब्लैक होल में इसका क्या काम है, आखिर ब्लैक होल में इसका क्यों यूज हुआ जाता है। तो हम आपको ये बता दें कि जो यहाँ के वर्चुअल मैटर्स हैं वो ब्लैक होल में जाके रियल मैटर बन जाते हैं, मतलब कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाती है। वर्चुअल मैटर्स को हम वैसे पॉजिटिव लेते हैं नॉर्मली, बट जब वो ब्लैक होल जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है जिसके कारण वह वर्चुअल से रियल में चेंज हो जाते हैं, यानी कि नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं। और वहाँ जो नेगेटिव वाले हैं वो ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं, जो पॉजिटिव वाले हैं वो इवेंट होराइजन से बाहर आ जाते हैं, और इससे ही पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस बना रहता है। और अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हमने तो यह समझा था कि वर्चुअल पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्वाइन होकर डिस्ट्रॉय होते हैं, पर इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जो नेगेटिव पार्टिकल्स रहते हैं उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि वो ब्लैक होल की ग्रेविटेशन फोर्स को ओवरकम करके बाहर आ सकें, इसीलिए वह ब्लैक होल के अंदर खींचे चले जाते हैं। और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी रहती है कि वह ब्लैक होल की ग्रेविटेशन फोर्स को ओवरकम करके बाहर आ सकें, इसीलिए नेगेटिव वाले उसके अंदर चले जाते हैं और पॉजिटिव वाले बाहर आ जाते हैं। तो इसमें एक और आइंस्टाइन की थ्योरी वैलिड होती है, E=mc², जो हमें बताती है एनर्जी मास के प्रोपोर्शनेट होती है। इसका मतलब यह बनता है कि जितना ब्लैक होल का मास ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा, और जितना ब्लैक होल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका मास उतना ही कम होगा। इस पे थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ वैलिड करता है, क्योंकि ब्लैक होल का मास जितना डिक्रीज होगा उसके इवेंट होराइजन पर उसका फर्क पड़ेगा, जिसकी भरपाई उसको रेडिएशन के द्वारा करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे ब्लैक होल का मास लॉस होता जाता है उसका टेम्परेचर उतना ही हाई हो जाता है और उसका रेडिएशन भी हमेशा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसके अंदर हो जाता है और लास्ट में वह एक डिस्ट्रॉय हो जाता है लाइक अ गैस, और उसके अंदर का सारे पार्टिकल्स व्हाइट होल्स के द्वारा बाहर आ जाते हैं। यह मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दी हुई है, आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं। तो
आपको क्या लगता है कि ब्लैक होल के बारे में और भी काफ़ी थ्योरीज हैं और भी काफ़ी रहस्य हैं, पर हमें अभी तक इतने ही पता चल पाए हैं। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।